नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर के वीडियो सीरीज में। तो आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही दिशा में चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, साथ में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और आशा करता हूँ सब कुछ आप नोट डाउन करेंगे सही से और एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ आएंगे अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ये कहता है कि दक्षिण के किस सुपरस्टार अभिनेता को कर्नाटक सरकार द्वारा मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? Which superstar actor of the South has been announced to be conferred with the Karnataka Ratna Award by the government of Karnataka? Option है A Ajay Rao, B Puneet Rajkumar, C Darshan Thugdeep, या D किच्चा सुदीप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुनीत राजकुमार। जी हाँ, पुनीत राजकुमार बहुत ही शानदार कन्नड़ अभिनेता और मरणोपरांत जो है इन्हें 29 अक्टूबर को जो है कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु हो गई थी और 46 वर्ष की आयु में, मतलब कि बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी जाना-पहचाना चेहरा था, ये कन्नड़ा सिनेमा के थे और इन्हें अवार्ड देने की घोषणा खुद कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई साहब ने किया है, ठीक है? तो अगर इस कर्नाटका रत्न की अवार्ड की बात करें तो ये कर्नाटका रत्न पाने वाले 10वें व्यक्ति हैं। ये जो ऑनर है कर्नाटका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। कर्नाटका रत्न का अवार्ड जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को को लास्ट मिला था 2009 में और 2009 के बाद ये अवार्ड इन्हें मिला है। मतलब कि काफ़ी समय बाद किसी को कर्नाटका रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। पुनीत के पिता डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो थे इन्हें भी मिला था और जो स्टार्टिंग में ही बहुत पहले ही इन्हें ये अवार्ड मिल चुका था, ठीक है? ये भी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे डॉक्टर राजकुमार। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश के खिलाड़ी को हराकर 65 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? Bajrang Punia has won the gold medal in the 65 kg wrestling category by defeating the player of which country in the Commonwealth Games 2022? ऑप्शन है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। तो कनाडा के खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या था? लाचलान मैकनील और इन्हें बजरंग पुनिया ने हराया किसमें? 65 किलोग्राम वर्ग के गेम में। और बजरंग पुनिया कौन सा गेम खेलते हैं? रेसलिंग खेलते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने कमाल मचाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और विभिन्न खेलों में रेसलिंग्स में भी कई मेडल्स आए हैं, वेट लिफ्टिंग में कई मेडल्स आए हैं। तो सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके नाम आपको याद रहने चाहिए और कौन से जो है किस कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर बना है तो वो भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये बजरंग पुनिया की बात करें तो इनका ये दूसरा सक्सेसिव जो है गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। मतलब गोल्ड की बात करें तो लगातार 2 बार इन्होंने गोल्ड जीता है। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2014 कॉमनवेल्थ जो ग्लासगो में हुआ था उसकी बात करें उसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता था। तो लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मेडल जीतते आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि कौन-सा बैंक आयकर विभाग के टीम 2.0 प्लेटफ़ॉर्म पर अपना पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है? Which bank has become the first bank to list its payment gateway on the TIN 2.0 platform of the Income Tax Department? ऑप्शन है A इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, बी फेडरल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने क्या किया है कि इन्होंने एक जो 10.2.0 जो पोर्टल था फॉर द टैक्स पेयर्स वहाँ पे पेमेंट गेटवे में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। तो इसके तहत क्या होगा कि जो पेमेंट जो गेटवेज़ होते हैं जो मतलब आप आयकर भरते हो तो जो पेमेंट जो उसमें गेटवे होता है, वो बनाने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो फेडरल बैंक उसमें खुद को रजिस्टर करने वाला जो है पहला बैंक बन गया है, ठीक है? इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है इनकी पार्टनरशिप हुई है और इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके लिए उन्होंने टैक्स जो जमा करने का एक पेमेंट गेटवे इन्होंने तैयार किया है, ठीक है? Bank also received the government's approval to collect direct tax during the past financial year and has been made effective since July 1, 2022। 1 जुलाई 2022 से ये जो भी टैक्स सेशन होगा उसका मतलब जो टैक्स भरने की जो डेट 31 जुलाई थी और 1 जुलाई से जो फाइनेंशियल ईयर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो भी पिछले जो टैक्सेस थे सारा कुछ जो है वो इस पेमेंट गेटवे के थ्रू पे किया जा सकेगा, ठीक है? 2 बातें याद रखनी है, टिन 2.0 और दूसरी बात याद रखनी है, पहला बैंक कौन-सा है वो है फेडरल बैंक, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 4 कहता है कि केंद्रीय सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवा में कितने वर्षों का विस्तार दिया गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स इन हिज सर्विस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन ए 1 ईयर्स 1 साल, बी 2 वर्ष 2 साल, 3 वर्ष 3 ईयर्स या डी 4 वर्ष 4 साल। सही उत्तर क्या होगा? 1 वर्ष 1 साल। तो 1 साल का राजीव गौबा को एक्सटेंशन दिया गया है। ये है जूनियर सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी। 2019 में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी और दुनिया के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेटिक जो पोस्ट होता है
उनमें से एक पोस्ट ये भी होता है। राजीव गौबा इस पर बने हुए हैं और इन्हें की आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट माना जा का जो है कर्ता धर्ता माना जाता है। ये इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को डिसॉल्व कर दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो प्रोसेस था इनमें जो इसको रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना था, उसको कैसे प्रोसेस करना था, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था राजीव गौबा का, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। और इन्हें 1 साल का अब एक्सटेंशन मिल मिल चुका है, यानी 1 साल और ये होम मिनिस्टर रहने वाले हैं। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 5 कहता है कि इंद्रजीत कमोत्रा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? Indrajit Kamorita has been appointed as managing director and chief executive officer of which bank? Option A, Equitas Small Finance, B, Unity Small Finance Bank, C, AU Small Finance Bank Limited या D, Capital Small Finance Bank Limited। सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है सीनियर मैनेजर बन गए हैं कौन? इंद्रजीत कमरोटिया और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए हैं। 25 वर्ष का इनका बैंकिंग का अनुभव रहा है। सिटी बैंक, चार्टर्ड बैंक जैसे बड़े बैंकों में काम कर चुके हैं और हाल ही में जो यूनिटी बैंक है इस रिजर्व बैंक द्वारा एक शेड्यूल्ड बैंक के रूप में नामांकित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 6 कहता है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस 2022 हिरोशिमा पर परमाणु बम की 67वीं वर्षगांठ थी। जापान के हिरोशिमा शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? हिरोशिमा डे 2022 on 6th August was the 77th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima. What was the name of the atomic bomb that was dropped on the Japanese city of Hiroshima? Option A, Little Boy, B, Batman, C, CGIM-10 बोमाक या डी डिंग डोंग। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बम था कौन सा? लिटिल बॉय। और जो दूसरा बम था वो था फैटमैन, जो गिराया गया था नागासाकी पे। तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को और यहाँ पे जो डे मनाने का एम यही है कि जो न्यूक्लियर वॉर होता है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो प्रमोट पीस पॉलिटिक्स अगेंस्ट वॉर। जो जो पीस होता है, जो जितने भी तरीके होते हैं पीस के वो हमें जरूर अपनाने चाहिए। अगर किसी चीज से जो झगड़ा है वो टाला जा सकता है तो उस चीज को हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो बस यही एम होता है हिरोशिमा डे मनाने का। ठीक है, 1945 की ही बात है, जिससे दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब अमेरिका ने B-29 जो है वो जो कि 5 टन का एटॉमिक बम था हिरोशिमा पे गिरा दिया था, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी पे, जिसका नाम रखा गया था फैटमैन। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्ट्रेटेजी के पॉइंट में फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम याद रखेंगे। हिरोशिमा डे याद रखेंगे, 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। सवाल संख्या 7 कहता है कि केंद्र सरकार ने किस तारीख से 10 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए ई चालान अनिवार्य कर दिया है? From which date the central government has made invoice mandatory for businesses with a total turnover of more than 10 crore? ऑप्शन है ए 1 अगस्त 2022, बी 1 सितंबर 2022, सी 1 अक्टूबर 2022 या डी 1 नवंबर 2022। सही उत्तर है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 से जो भी जो टैक्सेस पे करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, वो अब उसके लिए एक इनवॉइस जनरेट करना जरूरी हो जाएगा और ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है। प्रेजेंटली जो ई इनवॉइस है वो 20 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए कंपलसरी, पर अभी कंपलसरी हो गया है 10 करोड़ के टर्नओवर के लिए भी। ठीक है, तो जो जीएसटी फाइलिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो ई इनवॉइस है वो बनाना जरूरी हो गया है। कब? जब आपका बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ हो। ठीक है, या उससे ज्यादा हो। सवाल संख्या 8 कहता है कि विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? Who has become the first Indian athlete to win 2 medals at World Under 20 Athletics Championship? ऑप्शन नंबर ए रूपल चौधरी, बी दुती चंद, सी हिमा दास या डी मनिका बत्रा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूपल चौधरी। रूपल चौधरी जो कि एक किसान की बेटी है उत्तर प्रदेश की, इन्होंने एक इतिहास लिखा है। और क्या इतिहास लिखा है इन्होंने? U20 के एथलेटिक्स जो हो रहे हैं चैंपियनशिप कहाँ हो रहे हैं? काली कोलंबिया में, वहां इन्होंने इतिहास रचा है और इन्होंने मेडल जीता है इन मिक्स्ड रिले। रूपाली डाइन द फाइनल लेग एंड फिनिश्ड जस्ट 0.07 बिहाइंड द विनर। तो इन्होंने जीता है क्या? सिल्वर मेडल। और सेकंड इंडियन है जो इन्होंने मेडल जीता है इसमें। हिमाचल इज द सेकंड इंडियन टू हैव वन मेडल इन द वुमेन 400 मीटर आफ्टर हिमा दास गोल्ड इन 2018 एडिशन इन फिनलैंड। 2018 में जो फिनलैंड में हुआ था ये इवेंट, उसमें हिमा दास ने गोल्ड जीता था और रूपल चौधरी ने इस वर्ष इसमें गोल्ड जीता है। जावलिन थ्रो जो शानदार खिलाड़ी है भारत के नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी भी वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है और टोक्यो में इन्होंने गोल्ड जीता था, वो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में जो है वो
मेडल जीत चुके हैं, कहाँ पे, जो 2016 में पोलैंड में हुआ था, ठीक है? तो रूपल चौधरी नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा का नाम तो आपको याद ही होगा और हिमा दास भी एक इम्पोर्टेंट एथलीट है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बारे में चर्चा करें तो जितने भी मेडल जीते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स में हमने जीते हैं, जितने नए इवेंट्स में हमने जीते हैं, वहाँ सवाल बनने के अच्छे चांसेस हैं, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 9 कहता है कि भारत भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा विकसित सैटेलाइट का नाम क्या है, जिसे इसरो द्वारा 7 अगस्त को प्रक्षेपित किया गया है? What is the name of the satellite developed by 70 girls students from 75 schools across India, which was launched by ISRO on 7th of August? Option A, Microsat; B, YouthSat; C, AzadiSat; या D, EduSat। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, AzadiSat। तो AzadiSat आजादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन पर लॉन्च किया गया है और सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड यूजिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया 7 अगस्त को। 145 केजी का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो उसका सैटेलाइट है वो इसके साथ जा रहा है और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का की ये पहली ट्रिप है, यानी कि पहली बार इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो ऊपर आकाश में जा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 10 कहता है कि उपग्रह संचार के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टू टेस्ट रेसिलियंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन? ए, स्काई सैटेलाइट; बी, खंजर; सी, कृपाण शक्ति; या डी, युद्ध अभ्यास। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्काईलाइट। तो स्काईलाइट जो है वो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक चलने वाला एक अभ्यास था, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में एक एक्सरसाइज था। मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किस तरह से प्रोसेस करना होता है और किस तरह से कम्युनिकेट करना होता है, उन चीज़ों के लिए ये एक्सरसाइज था, ठीक है? जितने भी तरह के सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं, उन सबका एक्सरसाइज यहाँ पे किया गया था। फ्रॉम अंडमान निकोबार टू लद्दाख, इंडिया एंड चाइना हैव एंगेज्ड इन मिलिट्री स्टैंड ऑफ फॉर पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है? यानी कि अंडमान एंड निकोबार से लेकर लद्दाख तक का सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाया गया था। लद्दाख में क्या हो रहा है? भारत और चाइना के बीच में आपको पता है कि युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, मतलब कि स्टैंड ऑफ सा पोज़ीशन बना रहता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चन्स हैं समझ में आ गए होंगे, उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स आपने नोट्स कर लिए होंगे। तो इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहना है अच्छे से, डेली टू डेली, डेली पढ़ाई करनी है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स पढ़ाई डेली करोगे तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेस से आप बच जाओगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट में लिखें आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, एग्जाम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी वीडियोस नए अपलोड होंगे उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद।